Hello students, welcome back to this video. So today we will discuss about bronchodilators, which is a very important topic for pharmacological. और काफी सारे students हैं who are struggling with remembering all these drugs. So I am going to tell you some of the tricks so that you can remember these drugs very easily. Okay? So bronchodilators जो हैं ये drugs रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएंगी. मोस्टली जो भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं उसमें ये ब्रोंकोडाइलेटर्स दी जाती हैं. फाइन. तो सबसे पहले आपको आई होप यू हैव नॉलेज अबाउट व्हाट इज ब्रोंकाई. अगर नहीं पता है थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे जो ट्रैकिया है, देखो यहाँ पे ट्रैकिया है. ट्रैकिया क्या करेगी, लंग्स में जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ठीक है. तो यू कैन सपोज हियर इज आवर वन लंग और यहाँ पर जो है वो दूसरा लंग है. ठीक है. अब ये जो लंग्स हैं, अब ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ब्रोंका. right? So trachea, when trachea get divided into two पार्ट्स, उसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाइस. बेसिकली हमारी विंड पाइप ही है जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं अब होगा क्या. देखिए कुछ देयर आर मेनी कंडीशंस. फॉर एग्जांपल एस्थमा की बात कर लो, चाहे आप सीओपीडी की बात कर लो, जिसमें क्या हो जाता है, जो ब्रोंकस है वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. और इस कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो ब्रोंकस है उसका जो डायमीटर है वो नैरो हो गया. ठीक है. नैरो होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी. ठीक है. अब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है. अब डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब कर देंगे उनको, ब्रोंकोडाइलेटर्स. ठीक है. अब डेफिनेशन देखते हैं. ब्रोंकोडाइलेटर्स आर द एजेंट्स विच डायलेट्स द ब्रोंकाई. जो ब्रोंकाई ऑलरेडी कंस्ट्रिक्ट हो चुका है उसको क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे. पहले क्या था, नैरो कंस्ट्रिक्शन, फिर मेडिकेशन दे देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट. डायलेट हो जाएगा. इसको हम बोल सकते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन ओपन अप द एयरवेज. होगा क्या, जो डायलेशन हो जाएगी तो पर्सन को इजी होगा टू टेक ब्रीथ करना जो है वो इजी हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. अब क्लासिफिकेशन देखिए, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं हु हैव दिस सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, उनके जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम, उनमें क्लासिफिकेशन काफी सारे ज्यादा टाइम पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है. ठीक है. So if you are watching this video and you are a nursing students preparing for your pharmacology exam, so it would be helpful for you. क्लासिफिकेशन देखिए, ब्रोंकोडाइलेटर्स 3 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बीटा सिंपैथोमिमेटिक. सो बीटा सिंपैथोमिमेटिक. सेकंड इज मिथाइल जेंथिन. थर्ड वन इज एंटी कोलिनर्जिक्स. 3 क्लासिफिकेशंस आपने याद रखनी है, बीटा सिंपैथोमिमेटिक, मिथाइल जेंथिन एंड एंटी कोलिनर्जिक्स. सो फर्स्ट की बात करते हैं, बीटा सिंपैथोमिमेटिक्स. सो यहाँ पर ये ब्रोंकियल जो वॉल है, इस वॉल में ही कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम बोल देते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स. ठीक है. अब बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक. तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे एजेंट्स जो कि किसके ऊपर एक्ट करेंगे, बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर. प्लस आगे हमने वर्ड लिखा है सिंपैथोमिमेटिक. सिंपैथोमिमेटिक का मतलब होता है जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा ही काम करेंगे. गॉट इट. सो आई होप यू हैव द नॉलेज अबाउट पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड देयर फिजियोलॉजी पार्ट. राइट. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे काम करेंगे, इसलिए लिखा है सिंपैथोमिमेटिक. मिमेटिक का मतलब मिमिक करना, कॉपी करना. ठीक है. सो एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं. साल्ब्यूटामोल है, ट्रबूटालुइन है, साल्मेट्रोल है एंड एल्ब्यूटारोल है. अब देखिए, here is the memory trick. अब इतनी सारी मेडिकेशंस हैं, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू
रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ दिस ड्रग्स. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे वर्ड के लास्ट में दिया है टेरोल, टेरोल, टेरेलोलोन, ये जो वर्ड्स दिए होंगे टेरोल, आप टेरोल याद रखिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनक्लेक्स. तो वहां पर ऐसे इतने सारे मेडिकेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नो इफ देयर इज फंडा to remember to recall the drugs, you can use that. सब देखिए टेरोल दिया है किसी भी वर्ड का, जैसे सालमेट्रोल लिखा है, एल्ब्यूटारोल लिखा है, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि वो किसके अंदर आ रही है, बीटा सिंपैथोमिमेटिक के अंदर. अब देखिए जो एल्ब्यूटारोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, एस्थमा के कंडीशन में दी जाती है. सो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर, बिकॉज ये जो ड्रग है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनिक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज मिथाइल जेंथिन्स. मिथाइल जेंथिन जो है वो इसमें आप कैसे याद रख सकते हो, जो भी ड्रग्स हैं अगर उसके एंड में फाइलिन वर्ड लगा है, कौन सा वर्ड लगा है, फाइलिन. सो इफ फाइलिन वर्ड इज देयर इट मींस दैट ड्रग्स कम्स अंडर मिथाइल जेंथिन, राइट. अब मिथाइल जेंथिन के अंदर जो है वो ड्रग आ रही है. अब इसमें एग्जांपल है थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन. टू एग्जांपल्स आर देयर. आप थियोफाइलिन याद रख सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो यूज होती है इन द हेल्थ केयर सेटिंग. अब थियोफाइलिन भी जैसे एल्ब्यूट्रोल इंपॉर्टेंट है वैसे थियोफाइलिन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है. इट इज नोन फॉर इट्स टॉक्सिसिटी. याद रखना इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आप जानना, क्योंकि एनक्लेस में क्वेश्चंस मोस्टली साइड इफेक्ट बेस्ड भी आते हैं. नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स. अब एंटीकोलिनर्जिक्स जो है वो उसमें दो एग्जांपल हैं. एंटी का मतलब ये अगेंस्ट काम करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के. सो अब देखिए कोलिनर्जिक मतलब कोलिनर्जिक किसके लिए यूज करते हैं बेसिकली हम, जैसे एसिटाइल कोलिन वगैरह हो गया, तो उस एसिटाइल कोलिन के अपोजिट काम करेंगे. सो एंटी कोलिनर्जिक. इसमें एग्जांपल क्या है, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड. एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड. So these are the example here. I hope you are able to understand the topic. So three classifications: beta sympathomimetic, methyl xanthine, anticholinergic. बीटा सिंपैथोमिमेटिक एग्जांपल आप दो याद रख सकते हो, साल्मेट्रोल, एल्ब्यूटारोल. टेरोल, टेरोल, टेरोल. टेरोल जो क्या है बीटा सिंपैथोमिमेटिक. मिथाइल xanthine, फाइलिन, फाइलिन, फाइलिन. So methyl xanthine example is theophylline, aminophylline, right? Then anticholinergics. Anticholinergic में ब्रोमाइड साथ में लगा हुआ है. So ipratropium bromide and tiotropium bromide. ये आपने जो है याद रखने हैं. Next is indications. Indications क्या क्या? Indications का मतलब क्या है? For which purpose we are using it. So अभी जो एग्जाम है, नर्सिंग एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें पूछा जाता है थेराप्यूटिक यूजेस, राइट. लाइक कौन सी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर ड्रग जो है वो यूज की जाती है. सो आइदर यू कैन राइट हियर थेराप्यूटिक यूजेस और इंडिकेशंस. सो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है एस्थमा एंड सीओपीडी. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, एस्थमा एंड सीओपीडी. सो एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, then allergic rhinitis, acute bronchospasm, restrictive airway disease and emphysema. So ये जो सारी की सारी ड्रग्स हैं, ये सारी ड्रग्स क्या हैं, सॉरी, ये सारी की सारी जो डिजीज कंडीशंस हैं, इन सारी डिजीज कंडीशन में होता क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है. ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा तो स्पाज्म की वजह से क्या होगा, पर्सन जो है वो सांस नहीं ले पाएगा. तो इसलिए क्या करेंगे, ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, ब्रोंकस डायलेट होंगे, पर्सन विल एबल टू breathe. So as we have discussed about bronchodilators, categories like classification and indications, now the contraindications. Contraindications क्या होती हैं, कौन सी conditions हैं जिसमें हम bronchodilators नहीं दे सकते हैं. So सबसे पहले hypersensitivity. Hypersensitivity means अगर कोई allergic reaction हो जाता है तो उस सिचुएशन में ब्रोंकोडाइलेटर्स नहीं देंगे. नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर डिजीज. पेप्टिक अल्सर डिजीज मतलब जैसे अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है, अल्सर्स माइट बी इन द स्टमक, इट माइट बी इन द इंटेस्टाइन. सो अल्सर की कंडीशन है तब भी नहीं देंगे. नेक्स्ट है सीवियर कार्डियक डिजीज, कार्डियक कंडीशंस हैं तब भी ये मेडिकेशन जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि कुछ जो मेन ब्रोंकोडाइलेटर्स की हम बात करें जैसे एल्ब्यूटारोल है, उनका जो एक्शन है वो होता है सिंपैथोमिमेटिक, मतलब वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको ही
कॉपी करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे अब कार्डियक डिजीज दे देंगे, अगर मान लो पेशेंट को ऑलरेडी रिदमिया है या फिर टेकिकार्डिया, उसका हार्ट रेट ऑलरेडी ज़्यादा है और वही मेडिकेशन हम दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हार्ट रेट और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वी नीड टू रिमेंबर कि कार्डियक डिजीज में नहीं देना है, हाइपरथायराइडिज्म में भी नहीं देंगे। सो दीज आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले टेकिकार्डिया, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। सो टेकिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि सिंपैथोमिमेटिक अगर मैं आपको बात करूं तो वो क्या करता है, बॉडी को अलर्ट कर रहा है। अलर्ट कर रहा है मतलब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, सो इट विल इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन। और अगर इंक्रीज होती रहेगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज होगी तो पेशेंट माइट हैव हाइपरग्लाइसीमिया। सो नेक्स्ट डिसरिथमिया, अगेन कार्डियक कंडीशंस हैं या फिर नहीं है तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है ना। माउथ ड्राइनेस हो सकती है, रेस्टलेसनेस एंड ट्रेमर्स। तो ये सारे क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं of using bronchodilators. So we need to monitor closely for the patient। क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी पड़ेंगी पेशेंट फॉर, ट्रैकीकार्डिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डिसरिथमिया, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीजें वी नीड टू मॉनिटर। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशंस क्या है। what are the interventions, like इनको आप interventions बोल लो अगर if you are nursing student and preparing for your pharma exam, so उसके लिए आप यहाँ पे nursing responsibilities you can write। So now first is assess vital signs and lung sounds। लंग साउंड्स एंड वाइटल साइंस को मॉनिटर करना जरूरी है, सो दैट वी शुड हैव अ बेसलाइन डाटा। बेसलाइन डाटा होना चाहिए हमारे पास, सो दैट वी कैन प्लान अवर केयर अकॉर्डिंगली। अब ऐसा नहीं है, पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और आप मेडिकेशन विदाउट लाइक डिस्कसिंग विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप दे रहे हो, ठीक है। सो वाइटल साइंस एंड लॉन्ग साउंड्स को हमने असेस करना है। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर कार्डिक डिसरिथमिया। कार्डिक डिसरिथमिया की जो हार्ट है उसकी रेट रिदम ठीक है, उसका हार्ट रेट ठीक चल रहा है, वो चीजें हमने मॉनिटर करनी है। अब जैसे पेशेंट को माउथ ड्राई हो रहा है, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोवाइड एडिक्वेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है वो हमें मॉनिटर करनी पड़ेगी या प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एडमिनिस्टर मेडिकेशन एट रेगुलर इंटरवल। अब ऐसा नहीं है कि कभी मेडिकेशन कब दे दी, कभी मेडिकेशन अपने किसी टाइम से दे दी। सो वट एवर द टाइम इज फिक्स्ड, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, मेडिकेशन देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट एडुकेट द क्लाइंट नॉट टू क्रश एंड टैरिक कोटेड मेडिकेशंस। सो देयर आर सम एजुकेशंस विच वी नीड टू प्रोवाइड टू द क्लाइंट या पेशेंट। क्या क्या कि पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो भी एंटैरिक कोटेड मेडिकेशंस हैं उनको क्रश ना करें। टू अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, जो भी कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोला हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट होगी, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिमुलेंट्स ही होती हैं, सो ये और ज़्यादा कंडीशन को वर्स्ट कर सकती हैं। मॉनिटर ग्लूकोज लेवल इफ पेशेंट इज डायबिटिक्स। इफ पेशेंट इज डायबिटिक, बिकॉज क्या कर रही है, हाइपरग्लाइसीमिया साइड इफेक्ट है। तो अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, अब क्या मेडिकेशन दे रहे हैं तो हो सकता है ग्लूकोज लेवल और ज़्यादा हो जाए। सो वी नीड टू मॉनिटर इट वेरी क्लोजली। रिपोर्ट एनी abnormalities टू द HCP, तो पेशेंट को एजुकेट करेंगे अबाउट द गिवन साइड इफेक्ट्स, सो दैट अगर ऐसा कुछ हो रहा है सो इमीडिएटली HCP को रिपोर्ट करना है, या फिर कोई और abnormalities उसको लग रही हैं, सो वो सारी हम क्या कर सकता है, वो HCP को मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट कर सकते हैं। HCP इज डॉक्टर और फिजिशियन। सो जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन क्लिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे डॉक्टर नहीं लिखा होगा, फिजिशियन नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म हेयर HCP। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकोडाइलेटर। सबसे पहले भी हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया कि डेफिनेशन व्हाट इज ब्रोंकोडाइलेटर, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, 3 मेन कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। सिंपैथ जो बीटा सिंपैथोमिमेटिक्स होंगे, प्लस मिथाइल जेंथिन्स होंगी, और फिर लास्ट में आती हैं हमारे पास जो हमने ब्रोमाइड्स पढ़ी थी, ठीक है, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड वगैरह। तो ये सारे किस में आते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स में। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एल्ब्यूटारोल इन डिटेल, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो लाइक इन द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट। सो ये सारी चीजें along with contraindication, side effect and interventions, so this is all about the bronchodilators. If you like this video, you can share this video with your friends or with the students who are preparing for the NCLEX examination as well as for their nursing examination for pharma.
So thank you so much, and I hope you understood the topic. Thank you so much.